श्रृंखला में पहला क्वेश्चन लूंगा कि कल से स्टार्ट करूंगा, यानी कल एक क्वेश्चन लिया था कि नीति आयोग के बारे में, और हर क्वेश्चंस की बात करूं तो हर सब्जेक्ट को मैं 50 क्वेश्चंस में समेट देता हूं जीके के यहां पर क्वेश्चंस की श्रृंखला में। और हर बहन हर भाई के लिए पहला क्वेश्चन है कल वाला, और कल से स्टार्ट करता हूं, जीरो से एकदम शिखर तक जाएंगे। 50 क्वेश्चंस में अपने आप में परिवर्तन देखने वाले हैं। पहला स्क्रीन पर सुपर फास्ट वीडियो में आगाज करते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, क्या हमेशा याद रखिएगा कि इसको अपन क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते थे। तो पुराना नाम इसका क्या था? योजना आयोग था। तो योजना आयोग का जो रहा होगा वही दोस्तों नीति आयोग हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है कि क्वेश्चन में पिछली बार आया था कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग किस दिन आया था? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन में यह भी हमेशा पूछा जाता है कि संविधान में कौन सी इकाई को संविधान में नहीं दर्शाया जाता है, यानी हमेशा नीति आयोग या योजना आयोग को संविधान में उल्लेखित नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लेता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड। हर बहन हर भाई हमारा एक संयुक्त परिवार है। आने वाली हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई आगामी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने में किसकी जिम्मेदारी होती है? तो मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, यहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखिएगा, सोचिएगा कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, और इससे जुड़ा अनुच्छेद क्या होता है? तो हमारा दोस्तों एक मकसद होता है कि टिक लगाना आसान होता है, टिक लगाना आसान होता है, लेकिन आगे बढ़ जाना भी आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो नहीं। अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन आयोग का संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत? तो 324 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख का जो है यहां पर कौन नियुक्त करता है? तो वहां पर प्रेसिडेंट अपना हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन की श्रृंखला में चलूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर यह रहा। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को एंजॉय आप करेंगे, मजे 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 में क्वेश्चंस को सारा कुछ उड़ा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लव यू गाइस, सभी के कमेंट्स देख रहा हूं एक बड़ी स्क्रीन पर, और कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस की श्रृंखला में आप सभी के बाद में नाम भी लूं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? अगर जिसमें भी भारतीय संगीत लग जाए, संगीत का मतलब होता है, आप समझ रहे हो, संगीत में सा की बात करता है, सा स्टार्टिंग में होता है। और संगीत में अगर सा स्टार्टिंग में होता है तो ट्रिक क्या अपनी कहती है? ट्रिक यह कहती है कि वेद में भी स्टार्टिंग में सा आना चाहिए। तो सा वाला कौन सा है? सामवेद हो जाएगा। यानी ये हमेशा याद रखना है, संगीत वाला वेद जो होता है वो सामवेद होता है। और ऑप्शन नंबर तीसरे को डी को लॉक किया जाए, यानी डी को लॉक किया जाए। और इसी जोश के साथ बढ़ता हूं दोस्तों आगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आता है कि गद्य और पद्य का वेद अगर पूछे, यहां पर गद्य पद्य लिखा होता तो गद्य पद्य लिख देते, और ऋग्वेद में प्राचीन वेद आ जाता, और हम कह देते जादू टोने का वेद कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जादू टोने, तंत्र मंत्र, यंत्र विद्या, ये सभी होता है अथर्ववेद। और संगीत का वेद पूछे तो सामवेद हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर ये रहा। कल हमने आपसे पूछा था कि पहला उपदेश कहां दिया था, तो आपने आंसर गलत दिया था बहुत सारे बच्चों ने। आज मैं ये पूछ रहा हूं कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की बात कर रहा है? तो महापरिनिर्वाण की बात करें तो क्वेश्चन में पिछली बार आया था, कहा था कि महात्मा बुद्ध साहब की मृत्यु को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो महात्मा बुद्ध के अगर हम मृत्यु की बात करें तो उसको महापरिनिर्वाण जानते हैं। अगर उपदेश की बात करें तो उपदेश में भी क्वेश्चन आया था, कहा कि उपदेश का मतलब होता है कि पहला जो है उन्होंने वो कहां पर दिया था? तो उपदेश जो दिया था वो दिया था दोस्तों, वो दिया था हाँ ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में। तो बच्चे हमेशा उसको याद रखिएगा, जब उपदेश की बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन होता है, जब मृत्यु की बात करें तो हमारा होता है महापरिनिर्वाण, और वो हुआ था कुशीनगर या कुशीनारा में। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर? लुम्बिनी नामक यहां पर नेपाल में इनकी पैदाइशी है, और ऑप्शन नंबर फिलहाल डी के साथ चला जाएगा, कुशीनगर के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध जी से एक और क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? अब देखो पहला उपदेश कहां दिया था, ये कल क्वेश्चन मैंने पूछा था, लेकिन आज क्या ना, आज क्वेश्चन का ऑप्शन बदल गया है। आज क्वेश्चन का ऑप्शन बदल गया है। आपसे कह रहा है भगवान बुद्ध जी का पहला, जी हां, जोश खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए। मनोज कुमार, शिम्पी पी मौर्य, यार अंसारी एंड सुमन मिश्रा, सोनल टेक्निकल जी एन ललिता, क्या बात है, अनु यादव। फिलहाल बात करेंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बच्चे सारनाथ दे रहे हैं, यानी जो बच्चे सारनाथ दे रहे हैं, समझिएगा इस चीज को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया वाले बच्चे, पता है क्यों? बोध गया वाले बच्चे वो लगाएं जहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां पर मृत्यु की बात करें तो कुशीनारा लगाएंगे, और जहां पर प्रथम उपदेश की बात करें तो डी को लॉक करेंगे। इसी को हमने कल कराया था, ऋषि पत्तन कहते हैं, इसी को कहते हैं ऋषि पत्तन। तो हमेशा सारनाथ अगर क्वेश्चन में ना आए तो ऋषि पत्तन भी उस जगह को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे।
दो लूंगा यहां पर नारे, और दो नारों में एक है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा था? तो गाइज यहां पर अगर हम बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? श्यामलाल पार्षद गुप्ता। गलत बात है। सावरकर, वीडी सावरकर की बात गलत बात, महात्मा गांधी की बात गलत है, और सुभाष चंद्र बोस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। और चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर ये रहा, एक से जबरदस्त क्वेश्चंस की श्रृंखला में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट हुई थी, प्रेषित करा था। तो क्वेश्चन में हमेशा आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रेषित करी गई थी? तो 1928 में। ठीक है, जब बात करें हम करो या मरो की बात करें तो हम महात्मा गांधी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू से एक और क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यानी ऑप्शन नंबर वहां पर हो जाता आपका सी। यहां पर फिलहाल बात कर रहा है सर करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी, यानी बी को लॉक किया जाए। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, उड़ाइएगा, और उम्मीद करते हैं कि वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चंस का गलत होना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस गलत होने के बाद आपको ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, और एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर धुआं धुआं हो जाए तो क्या बात है। एक क्वेश्चंस की कीमत आप नहीं जानते हो, कहते हैं बच्चे कि एक पॉइंट से मेरा सिलेक्शन रुका है, तो एक क्वेश्चन तो जाने कितने लाखों में आपको आगे आगे खड़ा कर देगा। समझ रहे ना? तो इसलिए गलतियां करते रहिएगा। हम तो कहते हैं सारे क्वेश्चन आप गलत कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीख जाओगे। बहुत ही वादे के साथ कह सकता हूं। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार दोस्तों पंजाब, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। लॉक कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो केरला के साथ चला जाएगा। और केरला की बात करूं तो केरला, अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में केरला दोस्तों कहां पर है? भारत में केरला है आपका तटीय इलाके में। तटीय इलाके की बात करते हैं तो यहां पर तटीय इलाके में है सबसे ज्यादा जो है, सबसे पहले जो है यहां पर क्या होता है? मानसून का आगमन होता है 5 जून तक, 7 जून तक मानसून आगमन हो जाता है, और यह मानसून होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये याद रखिएगा। केरला की बात करें तो केरला की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। और केरला की बात करें तो केरला सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक देश है, वो राज्य है, माफी चाहूंगा, और सबसे ज्यादा मसाला जो है उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों यहां पर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले परमाणु हमला किसने किया था? तो विश्व में सबसे पहला परमाणु हमला अमेरिका ने किया था। और किस पर किया था? जापान पर किया था। ठीक है, किस पर किया था? जापान पर किया था। और पूछे कि जापान में कहां? तो जापान में नागासाकी पर किया था, हिरोशिमा पर किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। और मुझे ये बताओ कि परमाणु हमला जो है कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 को हुआ था। यह पहला जिंदगी का जीवन का पहला था, और 1945 में हुआ था। किसने करा था? अमेरिका ने करा था। ठीक है ना, याद रखेंगे। और शायद दूसरा हुआ था हमें लगता है 9 को, और राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी के साथ। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 8th क्वेश्चन। आपको मजा आ जाए ना, अगर मजा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ना मजा आए तो बिल्कुल आराम से सो जाना। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं, बहुत बढ़िया वादे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक हमेशा। और अगर मजा आ जाए तो मेरे को वादा करना पड़ेगा कि आप पूरे 50 क्वेश्चन उड़ा कर जाएंगे। वादा करेंगे बिल्कुल? तो देखिएगा बिल्कुल मजा आएगा। ओलंपिक ध्वजों पर अंकित 5 छल्ले होते हैं। जब आप ओलंपिक की बात करते हो तो क्या 4 साल में होता है ओलंपिक? बताओगे फटाफट। और अगर हम बच्चे बात करेंगे कि यहां पर 5 महासागरों का आंसर आ रहा है, बच्चे बी का आंसर बता रहे हैं। हमेशा बात करेंगे, देखिएगा हाइपर चार्ज गेमिंग का आंसर आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स की बात करता है। अभिराज का आंसर आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, 5 महाद्वीप। लेकिन अभी आपको अधूरी जानकारी है। क्या मतलब है? महाद्वीप है, बिल्कुल सही, ये राइट आंसर है, महाद्वीप है। मार देता हूं मैं ऑप्शन नंबर सी को, यानी 3 को। आप सुनिएगा 5 महाद्वीप। अब दिमाग ये लगाइएगा कि महाद्वीपों की संख्या तो ज्यादा हो सकती है ना, तो यहां पर 5 महाद्वीप तो हैं। आप समझो, इसमें एक मैंने ले लिया है, यहां पर केवल एक क्वेश्चन में मैंने आपको लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिया है। बता दूं, जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यह होता है ओलंपिक का क्या होता है? सिंबल होता है। ओलंपिक में पूछा था आपसे, क्या पूछा था? ओलंपिक में ध्वजों पर अंकित जो है क्या है? ध्वजों पर अंकित 5 छल्ले होते हैं। तो 5 छल्लों की जो आकृति है दोस्तों वो कैसी है? वो ऐसी है, एक पीला है, एक नीला है, एक हरा है, एक काला है, और एक लाल है। ओलंपिक में यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका 5 चीजें होती हैं, केवल 5 होता है। नीला रंग यूरोप के लिए, यानी ये जो नीला रंग है ये यूरोप के लिए है, बाई बना देता हूं। और अगर आपसे पूछे कि यूरोप के लिए पीला रंग, एशिया के लिए, यानी हम लोग किस में हैं? हम लोग हैं आपके पीले रंग में। तो क्वेश्चन में आए कि भारत किस में है, तो हम लोग एशिया में है भैया जी, यानी पीले वाले ओलंपिक वाले में, है ना। अगर पूछे काला रंग अफ्रीका के लिए है, तो क्यों है काला रंग? क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, काला रंग जो है
इसलिए है कि सबसे गरीब और पिछड़ा है, इसलिए काला रख करके रखा है। ठीक है, और याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो है लाल रंग, और हरा रंग किसके लिए है दोस्तों? हरा रंग है आपका, हरा ऑस्ट्रेलिया का है और लाल रंग अमेरिका का है। ये अमेरिका का है और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। क्लियर हुआ? तो चलिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलूंगा आगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर हम लेंगे यहां पर 11। मजा आया ना? मजा आया ना? तो बताइए, मजा आया? तो बिल्कुल मजा आया होगा। और चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, ये रहा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सारिका चौधरी कह रहे सर फर्स्ट डे है मेरा। बिल्कुल 5 डेज, जो भी बहन जो भी भाई यहां पर वीडियोस को वॉच करेगा, वादे के साथ कह सकता हूं 1 साल में जो चेंजमेंट नहीं आया होगा वो यहां पर चेंजमेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर बता रहा है 11वां, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मूर्ति। यहां पर पता है क्या, यहां पर सर जी आपके लिए मैं आपको बताऊं ना, टिक लगाना आसान होता है, मैं टिक नहीं लगाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है? तो दोस्तों गोमतेश्वर हो जाएगी, सिंपल सी बात है, गोमतेश्वर हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कहां पर है सर, यह है आपका कर्नाटक में है। क्वेश्चन में इसको और जानते हैं, श्रवण बेलगोला, आप जानते हो जगह श्रवण बेलगोला, अगर जगह पूछी जाए श्रवण बेलगोला की बात होगी। ठीक है ना, यह भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, गोमतेश्वर हो जाएगा। और कर्नाटक की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक आपका कहां पर पड़ता है? केरल के बगल में पड़ता है, जब सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक देश भी है, राज्य भी है। ठीक है ना, देश देश आज निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं किसी भी राज्य को देश बना दे रहा हूं फटाफट, तो यहां पर ये गलती है मेरी। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? गाइस बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त एनर्जी होनी चाहिए। महेंद्र कुशवाहा, पूजा सिंह, पूजा एंड सुनील, अलका, मनोज, अकमल कामरान, सरिता, सिम्मी वर्मा, राम मिर्जापुरी। क्या बात है सर, सैल्यूट है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का नेट नहीं चल रहा होगा, कोशिश करो कि नेट चल जाए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है, और ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। और हमेशा याद रखना मेरे लाल। और अगर हम आपसे बात करें यहां पर बात करें कामायनी के जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद स्वामी सरस्वती ने करी थी। ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहां पर बी के साथ। और क्वेश्चन नंबर लूंगा 13, स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन तो निकल चुका है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है किसने अभी तक जो है आरक्षण समाप्त कर दिया है? तो यहां पर अगर हम बात करें, जी हां, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन करंट का नहीं है, करंट का क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा अभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसने खत्म किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को जरा जान लेते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश अपना यहां पर है। और अगर बांग्लादेश की बात करें, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? राष्ट्रगान है। किसका है सर? बांग्लादेश का है। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना भी लिखा और उनका भी लिखा। अपना जनगण मन था, उनका आमार सोनार बांग्ला था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या चलती है? टका चलती है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? वो है सर जी त्रिपुरा अपना। ठीक है ना, तो ये कितनी क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन बताऊं कि पूरे भारत की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, जो भारत में लगता है 7 देशों से लगता है, उसमें बांग्लादेश भी है। तो क्वेश्चन में पिछली बार यह आया था कि यह बताओ कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? वो बांग्लादेश से लगती है। बोला कितना लगती है? बोला 4096 किलोमीटर लगती है, यानी 4096 ऐसे लिखा जाएगा और किलोमीटर। ठीक है, तो ये मतलब सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 14, स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा क्या कि एकदम बिंदास क्वेश्चन लाते हैं। और बस साथ पता है मोटिवेशन मेरा डाउन कब होता है? जब आप भाग जाते हो और आप व्हाट्सएप चलाने लगते हो, फेसबुक चलाने लगते हो, मेरे को बड़ा गुस्सा आती है। हमें आप 15 मिनट नहीं दे सकते हैं क्या? इतना भी नहीं सर आपसे होता है क्या? क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 14, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी बात है? जब भी हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो हम जवाहरलाल नेहरू के साथ चले जाएंगे। जब इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चले जाएंगे। गलत होने दीजिए, कितना गलत होगा सर? अपने आप से कुछ ले जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15-16 पर जरा ध्यान दीजिएगा। 15-16 इंपॉर्टेंट है। इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय में कौन से न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे? ऐसे कौन से यहां पर 4 ऑप्शंस में है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से? एक और क्वेश्चन आता है, कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा द हेग में है। कहां पर है? द हेग में है। हमेशा याद रखिएगा कहां पर है सर? द हेग की बात करता है दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। और ये रहे हैं दलवीर सिंह भंडारी साहब। और ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, यहां पर सी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 16, कह रहा है अगर बिजली की लगी आग पर
अगर बिजली की आग आपके घर में लग जाती है, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा ये, बिजली की अगर आपके घर में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? आप किससे बुझाने की कोशिश करेंगे? क्या तेजाब डालेंगे? क्या आप सूखी रेत डालेंगे? क्या आप बाल्टी लेकर पानी डाल लेंगे या खुद ही चिपक जाएंगे? तो हमेशा याद रखेंगे यहां पर ऐसे ऑप्शंस नहीं लगाने हैं, हमेशा सूखी रेत डालेंगे, पानी लेकर आप जाओगे बेशक लेकिन वापस नहीं आओगे, ऐसे ही चिपके रहोगे और ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया जी बी के साथ। बी को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए तो भैया जी यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त गाइस, क्या बात है। सभी के परिवारों को जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, हमेशा आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हुए 180 डिग्री यहां पर देशांतर की बात होता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं सर जी कि यहां पर 180 डिग्री का देशांतर की बात करता है तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पड़ी रेखाएं होती हैं और इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, और ये सभी जो पड़ी रेखाएं हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड। दूसरी चीज कह रहा है मेरिडियम की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि लंदन की बात करता है और इंग्लैंड की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर सी को यहां पर क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। सी को क्या कर दिया जाए सर? लॉक कर दिया जाए। क्या चलूं मैं आगे? जोश खत्म हो गया यार, जोश खत्म हो गया। मैं कहता हूं तो नीचे लिखा करो ना यार, जोश खत्म नहीं हुआ है, गलत बात है ना। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ और क्वेश्चन नंबर लूंगा 18। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, गलत होगा तो होने दीजिएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ब्लड होता है, कह रहा है मानव के रक्त में कौन सा रक्त जो है, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? तो दो घटक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो घटक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस मैं बताने वाला हूं, आप सुनिएगा इस चीज को, सुनिएगा। कह रहा है ब्लड में जो घटक होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा घटक कौन सा होता है, ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे। बताइए, फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या बात है। तो सर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, बच्चे कह रहे हैं बी के साथ चला जाएगा, प्लाज्मा बिल्कुल होता है। तो प्लाज्मा एक तरफ होता है और एक तरफ होता है एक तरफ होता है आपका रक्त कणिकाएं, इसको हम के लिखे दे रहे हैं। प्लाज्मा का होता है 55% और रक्त कणिकाएं जिसमें आरबीसी आ जाती हैं, डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं और प्लेटलेट्स भी आ जाती हैं, तो इनका परसेंटेज होता है 45% होता है। ठीक है, तो 45 में 55 आपका बड़ा है तो प्लाज्मा के साथ चला जाएगा। रक्त की बात करें तो पीएच होता है अपना 7.4 होता है और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो क्षारीय होता है। नीचे आंसर गलत दिया है, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कह रहा है नागालैंड की राजधानी क्या है? आपसे कह रहा है नागालैंड की राजधानी क्या है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कोशिश करिएगा। कोशिश में क्या जाता है यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त यार, बहुत अच्छे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, कह रहा है आपसे कि नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की छोड़ो, मैं यहां से आपको दो तीन क्वेश्चन बताता हूं, दो तीन क्वेश्चन क्या मैं आपको यहां पर बताता हूं कि नागालैंड आपका कहां पर। नागालैंड में आपका एक आर्मी कमांडर है और यहां पर अगर हम आप बात करें कि नागालैंड की राजधानी हो जाती है कोहिमा। और यहाँ के लोग क्या होते हैं कि कच्चे जो है मांस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। याद रखिएगा, सांप होगा तो सांप को ऐसे जो है मार के खा जाते हैं, काफी देखा है नागालैंड में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी के साथ चला जाएगा। और अगर हम बात करें, क्योंकि यार देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, रायपुर की बात करें क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी? अगर मैं आपसे बात करूं कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वहां पर हुगली नदी की बात होती है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन मैं लूंगा अभी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों लूंगा 21 सेना से ले लेता हूं, बात हुई है सेना की, तो मैंने कहा चलो सेना से क्वेश्चन ले लेता हूं, सेना से क्वेश्चन ले लेता हूं। और आपसे कह रहा है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना को अपन आर्मी की बात करते हैं, और आर्मी और नेवी की बात करें, आर्मी नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, इनका तीनों का कमांड सर्वोच्च सेनापति होता है, अपना प्रेसिडेंट यानी होता है राष्ट्रपति होता है। और अगर हम बात करें यहां पर सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है दोस्तों सेक्शन, तो यानी ऑप्शन नंबर बी को यहां पर लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी को लॉक किया जाए। जी हां सर, क्या बात है, जबरदस्त, लव यू गाइस, क्या बात है सर। और 4000 बच्चे देख रहे हैं, एक बार उम्मीद करते हैं कि एक बार शेयर आप जबरदस्त तरीके से करेंगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जल्दी से कमेंट करेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बी एस चौधरी कह रहे हैं सर आपने सभी को पावरफुल बना दिया है। नए बच्चे बिल्कुल उम्मीद करते हैं, नए बच्चों के लिए ये थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 5 दिन में आपको खुद ही अपने को लगेगा कि हाँ आप भी पावरफुल हैं।
5 दिन में, मात्र 5 दिन में। मैं कोई भी ये दवा और जड़ी बूटी नहीं देता हूं, केवल आप क्लास लीजिए रात के 10 बजे जीके का खजाना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस मैं एक ही बार आपसे कहूंगा, क्योंकि आप पर उम्मीद बहुत है अगले 6 मंथ में आप मेरे को सिलेक्शन देंगे। अगले 6 मंथ में मेरे को आपको सिलेक्शन बिल्कुल देना ही है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाल ही था, और जमाल ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा भैया जी, ए को लॉक किया जाए। ए को क्या हो जाए? लॉक किया जाए। बच्चे कह जी, क्या बच्चे कह रहे हैं? फुल जोश है। और ये आया है विशाखा श्रीवास्तव का क्वेश्चन, यहां पर कह रहे हैं फुल जोश है। भाई बिल्कुल फुल जोश होना चाहिए। और भैया जी जमाली के साथ। तो क्वेश्चन नंबर लूंगा 22। एक लिया है इतिहास का क्वेश्चन, देखता हूं इतिहास में आप स्कोर क्या है। एक क्वेश्चन लिया इतिहास में, जजिया कर पहली बार लगाया किस पर जाता था? ब्राह्मणों पर, यानी गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, ठीक है ना। जकात लगाया जाता था, मुसलमानों पर भी लगाया जाता था। जजिया जकात कर होते थे, मुगलों की सेनाओं की बात करते थे, है ना। फिर तुगलक वंश की बात करी। अगर हम बात करें जजिया कर की बात करें तो ब्राह्मण पर लगाने वाला दोस्तों पहली बार अगर हम बात करें तो यहां पर फिरोज शाह तुगलक के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया जी सी के साथ। और चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 23। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने महात्मा बुद्ध जी से क्वेश्चन करा है। हमने कहा जैन धर्म को क्यों छोड़ दें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जैन धर्म में महावीर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है। 23 आपसे कुछ अलग कहना चाहता है। क्या कह रहा है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा जैन धर्म में कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। 24वां कौन हुआ है भैया जी बताइएगा? महावीर स्वामी हुए हैं। अगर मैं कह दूं कि जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक कौन है, तो जैन धर्म का वास्तविक जो प्रवर्तक है वो महावीर स्वामी है। लेकिन प्रथम तीर्थंकर पूछे, क्या प्रथम तीर्थंकर आपसे अगर पूछे तो भैया क्या लगाओगे बताइएगा? हमेशा आप यहां पर ऋषभ देव की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ऋषभ देव के साथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि 24 में तो महावीर जो है स्वामी हो जाएंगे। अगर मुझे बताओ 23 में अगर मैं पूछ दूं आपसे तो क्या आप करोगे? जल्दी से कमेंट करो ना। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर ये रहा। उड़ाइएगा, 1 सेकंड में उड़ाना है। मैंने आपसे कहा वीडियो को क्लिक करना हर बहन हर भाई के लिए आसान होता है, लेकिन वीडियो का टारगेट करना आसान नहीं होता। इसलिए 10 से 15 मिनट मेरे को दीजिएगा। और आराम से, मैंने तो खाना भी नहीं खाया है, और उम्मीद करते हैं कि आप ये मानेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप साथ देंगे। 10 से 15 मिनट दीजिएगा, केवल 10 मिनट दीजिएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक राज्यसभा का कार्यकाल पूछे, एक लोकसभा। तो लोकसभा में लगाना है 5 साल और राज्यसभा के सदस्यों में लगाना है 6 साल। क्यों लगाना है? क्योंकि इसका रीजन है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की बात करें, इसको भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने वाला होता है प्रेसिडेंट। और राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? तो किसी का बाप भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, एक स्थायी सदन है। और लोकसभा कैसा सदन है? एक भंग यानी अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ए को सर लॉक किया जाए, तो ऑप्शन नंबर भैया जी ए को लॉक किया जाए। तो चलूंगा दोस्तों, और क्वेश्चन क्या बात है ऑस्कर अवार्ड की। ऑस्कर अवार्ड की बात करें, जी हां, बहुत अच्छे। तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की बात करें, एक और क्वेश्चन बताना है कि ग्रैमी अवार्ड कहां दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड कहां दिया जाता है, और एक आपको बताना है कि कलिंग अवार्ड कहां दिया जाता है, और एक आपको और बताना है पुलित्जर अवार्ड कहां दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड कहां दिया जाता है। क्वेश्चन में गलती हो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑस्कर अवार्ड जब पूछे तो हमेशा याद रखना है, क्या मार देना है आपको? हमेशा मार देना है मेरे भाई, फिल्म मार देना है। जब आपसे पूछे भैया जी ग्रैमी अवार्ड पूछे तो आप संगीत मार दीजिएगा, ठीक है। जब आपसे ग्रैमी अवार्ड पूछे तो संगीत मार दीजिएगा। जब आपसे पूछे क्या, जब आपसे पूछे कलिंग पुरस्कार तो आप विज्ञान मार दीजिएगा, कलिंग पुरस्कार विज्ञान मार दीजिएगा। और जब आपसे पूछे पुलित्जर पुरस्कार तो आप मार दीजिएगा पत्रकारिता। समझ गए ना? तो ये चीजें आप 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया। अगर आपसे पूछ दे कि ऑस्कर अवार्ड, तो राइट आंसर किसको जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, संगीत के साथ चला जाएगा ग्रैमी अवार्ड, विज्ञान के साथ कलिंग अवार्ड चला जाएगा, और पत्रकारिता के साथ पुलित्जर अवार्ड चला जाएगा। तो जितने भी टीवी एंकर होते हैं तो उनको पत्रकारिता का मिलता है, अखबार वाले, न्यूज वाले, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 26 स्क्रीन पर, ये रहा। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 आपके रहा है, और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। कनाडा की राजधानी क्या है? जबरदस्त।
तो देखिएगा यहां पर क्या होता है कि हम अगर बात करें कनाडा की राजधानी जो होती है वो ओटावा होती है, और यहां की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा दोस्तों करेंसी जो चलती है वहां पर कैनेडियन डॉलर चलती है। एक कैनेडियन डॉलर बराबर होता है 55 रुपए। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं। एक कैनेडियन मतलब 1 रुपए आप जब यहां पर बात करोगे, एक कैनेडियन डॉलर यानी 1 रुपए कनाडा का और अपना 55 रुपए, समझ रहे हो ना। और अगर बात करें कि एक यूएस डॉलर की बात करें, एक डॉलर की बात करें, तो अपने भारत का डॉलर कितना होगा, भारत का रुपया होगा 74 लगभग है इस समय। तो यानी समझ सकते हो कि 1 रुपए की कीमत यूएसए की है और वो अपने यहाँ 74, वहां का 1 रुपए बराबर घर के यहाँ 74 बराबर। तो यहां पर कनाडा की बात हो जाएगी तो ओटावा के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 27 स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जी हां, अगर जापान की बात करें तो राजधानी तो दोस्तों टोक्यो के साथ चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और जापान की बात करें तो दोस्तों यहां पर एन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो पिछले बार कई बार एग्जामों में आता है, कई बार एग्जामों में आता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी के साथ चला जाएगा। करंट का भी टेस्ट लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, करंट का भी टेस्ट लिया जाएगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। आप सभी के लिए सुविधाएं देता हूं, रात के 11-12 बजे तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 28, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको लगता है क्या सिंपल है? आपको लगता है क्या सिंपल ये क्वेश्चन? तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका बहुत भयंकर तरीके से लगना चाहिए। जी हां, क्या बात है, जबरदस्त यार, लव यू गाइस। तो बात करेंगे सर निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडी है। मैं 4 क्वेश्चन को फिर दोहराऊंगा। अगर पूछे भैया जी संगीत का वेद कौन सा है, तो संगीत का वेद हो जाएगा हमारा सामवेद। अगर पूछे आपका गद्य और पद्य का वेद कौन सा है, तो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। अगर पूछे कि जादू टोना और यंत्र मंत्र क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। और ऋग्वेद आपका गायत्री मंत्र का उच्चारण की बात करें, गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में है। और पूछे कि प्राचीन वेद कौन सा है, तो हो जाएगा ऋग्वेद। और यहां पर अगर पूछे कर्मकांड तो मैं कहां ले जाऊं, तो कर्मकांड अगर पूछे तो वो यजुर्वेद का ही पार्ट है मेरे भाई। कर्मकांडी का मतलब अथर्ववेद जादू टोने में उसको नहीं लेंगे, कर्मकांड का मतलब होता है यजुर्वेद में लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यजुर्वेद को कहा जाता है गद्य व पद्य का यहां पर वेद। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 29, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी है। अब आपको देखिएगा ध्यान से, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी जो हिंदुस्तान पेपर आता है उसका मुख्यालय बताना है। आपको बताना है दैनिक जागरण आपके शहर में आता होगा, उसका मुख्यालय बताना है। और ये क्वेश्चन प्रेस से हैं, प्रेस का मतलब होता है, समझ रहे हो ना आप, हाँ जी, प्रेस से हैं। और क्वेश्चन नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिएगा, हाँ, गायत्री मंत्र का जो है विश्वामित्र से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहां पर हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय है दोस्तों नोएडा, भोपाल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। लगाइएगा तो राइट आंसर चला जाएगा यहां पर किसके साथ, नोएडा के साथ चला जाएगा। गलत होने दीजिए, आज कुछ क्वेश्चंस की जानकारी होना चाहिए ना, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो यार, मतलब क्या बात है, डेली लाइफ में यूज करो और पता ही ना चले, कोई पूछ दे आपसे तो क्या करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार ये आया था, और पिछली बार एग्जाम में ये भी आया था कि दैनिक जागरण पत्र जहां से प्रकाशित होता है उसका मुख्यालय कहां पर है, तो उसका मुख्यालय दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कानपुर वाले बच्चों को खुद ही नहीं पता होगा कि अरे ये तो यहां कहां है, और फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहां पर। और क्वेश्चन नंबर लेता हूं, प्रेस से क्वेश्चन था तो मैंने कहा एक बार प्रेस को डाल देता हूं कि जो प्रेस होती है पूरा प्रेस जो डिपेंड करता है, जितने भी पेपर आपके निकलते हैं उनका सबका एक ऊपर बैठा होता है, जीजा बैठा होता है, वो होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैठा होता है। और वहां पर अगर हम बात करें तो उसका जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर प्रेस ट्रस्ट की बात करें तो प्रेस ट्रस्ट जो है आपका 1947 में यहां पर प्रभुत्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी को लॉक किया जाए। और चलूंगा इसी श्रृंखला में आगे, और इसी श्रृंखला में बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और 31 आपसे कह रहा है हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। कुसुम कह रहे हैं तुक्का था भाई, राइट हो गया। किम जोंग कनपुरिया हैं गुरु शहर हमारा ही है। फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 31, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हैदराबाद की बात करें तो आप मूसी नदी के किनारे लगाना। अगर आपसे पूछे महानदी कहां है, तो महानदी आप उड़ीसा की बात करते हो क्या, जहां पर हीराकुंड बांध की बात करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि हैदराबाद, चलो ठीक है मूसी पर है, लेकिन कोलकाता कहां पर है, कोलकाता आपका हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है, पुस्तक से क्वेश्चन लेता हूं, कहता है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस किसके लेखक है गाइस, क्या बात है, जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, उम्दा गाइस, उम्दा, बेहतरीन।
आपसे कह रहा है वॉर एंड पीस की बात कर रहा है, वॉर एंड पीस की बात कर रहा है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन हैं। तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें वॉर एंड पीस की बात करें, लियो टॉलस्टॉय के साथ चला जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गलत होना एक अलग बात है, लेकिन सीखना एक अलग बात है। सीखते रहिएगा, गलत करते जाइएगा, लेकिन आगे जब भी क्वेश्चन आएगा दिमाग में, कभी भी क्वेश्चन कोई पूछेगा, कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा तो उड़ जाएगा, ये पक्का वादा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेता हूं दोस्तों 33 स्क्रीन पर ये रहा। कहता है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। वैध की बात कर रहा है सर, वैध किसमें है? राष्ट्रपति में है, यानी प्रेसिडेंट की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करें, मंत्रिमंडल में है या फिर न्यायपालिका में है? लगाइएगा, उड़ाइए क्वेश्चन को। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, हर बहन हर भाई से मैंने ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नई बहन है, नया भाई है, हमारा एक संयुक्त परिवार है। नई कोई गृहिणी आ रही है तो हमारा आप भी एक परिवार है। याद रखिएगा, आप सभी इतना दिन में काम करने के बाद सभी बच्चे क्लास लेते हैं, उन सभी को सैल्यूट करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं चाहता हूं कि अगले 6 मंथ में आपका कोई एग्जाम, सरकारी सीट क्रैक हो जाए। उम्मीद करते हैं बाद में आप अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये कोई नहीं कहेगा, मैं कहता हूं नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं, मैं पूरे वीडियो में आपसे ज्यादा नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी सब्सक्राइब करने वाले परिवारों को मेरा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी के परिवारों में खुशी बनी रहे। भारत में वैध प्रभुसत्ता दोस्तों संविधान में हो जाएगी, क्योंकि अगर बात करें संविधान की बात करें तो संविधान बना किससे था? तो जनता के द्वारा। जनता इंपॉर्टेंट है, कहता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व। जब वैध प्रभुसत्ता पूछे तो संविधान इंपॉर्टेंट है, और संविधान की बात करेंगे तो संविधान बहुत देशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 1935 अधिनियम का बहुत ज्यादा प्रकोप है। और ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा 34 एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस बात में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? यानी ऐसा कौन सा न्याय था जिसमें मौलिक अधिकार क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होता है इंग्लिश में। और अगर पूछे क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकार को संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगर आपसे पूछे, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछे कि जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकार कितने थे? तो आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन 7 थे। आप क्वेश्चन पूछे वर्तमान में कितने हैं, तो आपका आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का 6 होगा। पांचवें क्वेश्चन का पूछे कि मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसने दिया, तो पांचवा क्वेश्चन हो गया केशवानंद भारती बनाम, है ना, ये वाला हो गया। और छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ मेरे को, चलो ठीक है 6 हो गए, लेकिन कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया है। और यहां पर राइट आंसर डी के साथ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 35। लो भैया जी, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी नाम लिया था। अभी जो नाम लिया था वही क्वेश्चन आ गया, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन उड़ जाएगा आपसे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। आपसे कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम बात करते हैं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में 12 से कितने हैं? 12 से 35 तक की बात करता है, और उसके आगे 36 से 51 तक की बात होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। मूल अधिकार की बात करें, संपत्ति का अधिकार दोस्तों अगर पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा था, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर आए कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो बहुत कुछ हुआ था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष की बात हुई, समाजवाद की बात हुई, सभी जोड़े गए। लेकिन 2 साल बाद 44वां आया था, तो 44वां की बात करें तो 1976 में आया था, 1978 में आया था। संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया, हटा दिया गया, और बना क्या दिया गया? न्यायिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत अच्छे, क्या बात है। देखिए भागना एक सॉल्यूशन नहीं होता है, भागना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। संपत्ति का अधिकार, जी हां रति पाठक, 300 अनुच्छेद 1 की बात होती है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर अगर हम बात करें किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, किस फसल की बुवाई और कटाई के बीच जो है अंतराल पाया जाता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा गन्ना के साथ। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है, तो गन्ना ही होती है। भारत के चीनी का कटोरा की बात करें तो यूपी कहा जाता है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि गन्ना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो उसी के साथ चला जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और चलूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर लूंगा 37, 38 आपके सूर्य से लूंगा, जो आपके बीच का भाग है और मध्य के भाग से होंगे, जो इंपॉर्टेंट है। क्यों है? पहली बात तो मैं बता देता हूं नए बच्चों को, पुराने बच्चे बिल्कुल रटे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य कैसा है? सूर्य है दोस्तों आपका स्थिर है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा माना जाता है। सूर्य में कौन कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और होती है हीलियम होती है, 74% और 24% होती है ना, तो याद रखिएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक मिश्रण होता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को समताप मंडल, गलत बात, इनमें से कोई नहीं, वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया जी सी के साथ।
किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। जो बीच का भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। लाइट वाले एरिया को कहेंगे। ऐसे भी आपको ट्रिक वाला याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप बीच वाले भाग की बात कर लिए, प्रकाश मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, सूर्य के ऊपर के भाग को अपन क्या कहते हैं? अभी देखो ऊपर आपने क्या देखा था, 37 में सूर्य के मध्य भाग को हमने प्रकाश मंडल देखा, और सूर्य के ऊपर के भाग को अपन क्या कहेंगे? तो याद रखना है, सूर्य के जब ऊपर के भाग को हम कहेंगे तो हमेशा वर्ण मंडल कहेंगे। जब सूर्य हमारा पूर्ण ग्रहण होता है तो ये जो रिंग चमकती है तो इसको अपन कहते हैं डायमंड घटना। जब कहते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। जब पूछे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है कब? चंद्र ग्रहण होता है हमारा पूर्णिमा के दिन। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया जी यहां पर वर्ण मंडल के साथ। क्वेश्चन नंबर लूंगा दोस्तों 39 स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चंस की श्रृंखला में हमेशा आपका यही स्वागत रहा है, हमेशा इसी तरीके की व्याख्या हमेशा आपको मिलती रही है। इसलिए चैनल पर आने वाली हर बहन हर भाई का एक ही मकसद है, मेरा सिलेक्शन करिए, है ना? बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 239 आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो अगर हम पहले बात करें कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इनके स्टडी को अपन कहते हैं पोमोलॉजी, और इनकी खेती को कहते हैं पोमोकल्चर। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान है ईटानगर में। बिल्कुल गलत बात है, नागपुर के साथ चला जाएगा। और नागपुर किसका पार्ट है सर? महाराष्ट्र की पार्ट की बात करेगा क्या? बताओ नागपुर कहां है, कमेंट करो, नागपुर कहां है? तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर नागपुर की बात करें, क्या नागपुर कहां पर है? कंफर्म करो जल्दी से यार, इतना देर नहीं लगना चाहिए, इतना देर मैं लगाता ही नहीं हूं, 1 सेकंड में। नागपुर है महाराष्ट्र में, सिंपल सी बात है। नागपुर इज द लार्जेस्ट सिटी जो है इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहां पर ऑप्शन नंबर चला जाएगा भैया जी बी के साथ। और क्वेश्चन नंबर लूंगा 40 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? जबरदस्त। तो दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं आपसे बात करना चाहूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बच्चे अच्छे इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं, अच्छे इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं, तो हमने कहा भैया जी ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। देखिएगा, नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी का क्षेत्र जो होता है दक्षिण भारत की बात करता है दोस्तों। तो दक्षिण भारत की पार्ट की बात करें तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका इलायची वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलायची वाला पार्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि चाय सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो चाय की बात करें तो दोस्तों आपका असम में होती है। इलायची की बात करें तो आपके दक्षिण भारत की बात करते हैं, केरल कर्नाटक की बात करते हैं। और अगर हम बात करें कि कॉफी की बात करते हैं तो दोस्तों कॉफी अपनी कहां पर होती है? कॉफी होती है आपके कर्नाटक क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। और रबड़ की बात करें तो रबड़ कहां पर होती है? रबड़ आपका होती है केरल वाले क्षेत्र में होती है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी